हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपने देखा बाकी दो लेक्चर्स में हमने चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का कंप्लीट किया था, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो सब अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। अब सब अपनी बुक में पेज नंबर 9 ओपन करेंगे। ओके, तो आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज, सबसे पहली एक्सरसाइज का नाम है टिक द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप ये हेडिंग अपनी नोटबुक में नोट करिए और फिर हम इससे आगे करेंगे। तो अब चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, हु रोट फतुवत ए फिरोज शाही। ओके, तो हमने ये कल के लेक्चर में देखा था कि फतवत ए फिरोज शाही किसने लिखी है। तो सब इसका आंसर देने की एक बार कोशिश करिए और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो जैसे कि आप देखेंगे, फतवत ए फिरोज शाही नाम की दो बुक थी। एक लिखी गई थी अल-बरूनी के द्वारा और दूसरी लिखी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कि इन दोनों में से हमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमें फतवत वर्ड याद नहीं रहता। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन हमारे। पहला ऑप्शन है जहांगीर। क्या जहांगीर ने फतवत फिरोज शाही लिखी थी? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इब्न बतूता। नहीं, इब्न बतूता ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था रिहाला, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था। इसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद है थर्ड ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। ओके, इनसे पहले जो रूलर थे उनमें से एक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक और सेकंड का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म हिंदुस्तान रिफर टू? हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? ओके, तो आप सब इसका आंसर देने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लैंड ऑफ सिंधुज। तो क्या हमें इसमें ऐसा कोई भी वर्ड मिल रहा है जो सिंधु से रिलेटेड हो? बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है लैंड ऑफ हिंदूज। तो क्या इसमें कोई वर्ड है जो हिंदू से रिलेटेड होता हो? बिल्कुल है, जैसे कि हिंदूज, हिंदुस्तान मतलब हिंदू होगा लैंड ऑफ हिंदू इज नोन एज हिंदुस्तान। तो अब हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन एक बार। थर्ड ऑप्शन ले रखा है मुस्लिम। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें पता है स्थान का मतलब होता है कोई लैंड। ओके, तो इसका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, जो बिल्कुल ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन, लैंड ऑफ हिंदूज इज हिंदुस्तान। ओके, आप सब इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और फिर हम चलते हैं आगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा है द इनहेबिटेंट ऑफ आर्यवर्त आज कॉल्ड द। अब आर्यवर्त में रहने वालों को क्या कहा जाता था? तो हम देखेंगे आर्यवर्त में कौन रहते थे। ओके, तो हम देखते हैं ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है आर्यंस,
सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है वो है मुगल्स, थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो है आर्यवर्त, और फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है वो है ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करा था। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अब जिस बच्चे को लगता है कि इसका आंसर है ए आर्यंस, वो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन है मुगल। तो मुगल तो उस टाइम पे थे ही नहीं जिस टाइम पे आर्यवर्त की बात होती थी। तो फिर हमारा ऑप्शन होगा आर्यंस, क्योंकि थर्ड ऑप्शन है आर्यवर्त। आर्यवर्त में रहने वालों को आर्यवर्त कैसे कहा जाता है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल था, इसलिए आर्यवर्त में रहने वाले लोग होते हैं आर्यंस। ओके, ये हम लेक्चर 1 में पढ़ कर आए हैं। तो आप इसे नोट डाउन करिए और फिर हम करेंगे इसके आगे। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्ड इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर। किस रिवर के नाम पर इंडिया का नाम इंडिया रखा गया है? ओके, तो एक बार हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है इंडस, सेकंड ऑप्शन है यमुना, थर्ड ऑप्शन है गंगा, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो हमें देखना है कि इनमें से किसके नाम पर इंडिया का नाम इंडिया रखा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है इंडस, जो कि इसका सही आंसर है, क्योंकि इंडस रिवर को अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो पहले के 3 वर्ड हमारे इंडिया के इंडस से ही आते हैं। इसी वजह से इंडस के तौर पर इंडिया का नाम इंडिया रखा गया, कि जो भी कंट्री या जो भी लैंड इंडस रिवर के साइड में है या इंडस रिवर पार करने के बाद आता है उसे इंडिया कहते हैं। ओके, आप सभी इसे नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल किसका एग्जाम्पल है? ओके, तो आप देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, सेकंड ऑप्शन है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, थर्ड ऑप्शन है आर्कियोलॉजिकल, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करिए और फिर हम आगे करेंगे। तो अब जिन जिन बच्चों को लगता है कि ताजमहल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का एग्जाम्पल है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो वो है लिटरेरी सोर्सेज। और जैसे कि हम बुक में पढ़ के आए हैं, लिटरेरी का मतलब होता है रिटन नोट्स या पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़। तो ताजमहल में ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई ताजमहल बुक हो। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है, जिस वजह से ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का उदाहरण है। लेकिन आप देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल वर्ड सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों में आ रहा है, तो फिर इसका आंसर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या आर्कियोलॉजिकल क्यों नहीं होगा? तो जब हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, जिस वजह से हमें पता चला कि इसका आंसर सेकंड होगा। ओके, तो आप इसे नोट डाउन करिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट फिलअप रीड करना स्टार्ट करते हैं। वाइड स्प्रेड डैश डाइवर्सिटी इज द हॉलमार्क ऑफ मिडिवल पीरियड। दैट मीन्स कि किस चीज़ का फैलना बहुत ज़्यादा एक हॉलमार्क माना जाता है मिडिवल पीरियड का। दैट मीन्स हॉलमार्क का मतलब होता है पहचान। तो किस चीज़ का फैलना मिडिवल पीरियड की पहचान माना जाता है। ये चीज़ हम लेक्चर नंबर 1 में बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं और इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ भी हुआ है। तो आप मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर मैं इसे डिस्कस करूँगा। तो जिस बच्चे ने इसका आंसर कल्चर दिया है वो बिल्कुल सही है, कि जैसे कि हमने देखा था कल्चर
कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके फैलने की वजह से ही हम मिडिवल पीरियड को सही से जान पाए। ओके, क्योंकि साउथ का कल्चर यहाँ पे आया, अफगान का कल्चर यहाँ पे आया, यहाँ तक कि टर्क्स का कल्चर यहाँ पे आया, जिस वजह से हमारा मिडिवल पीरियड एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो गया अलग अलग कल्चर्स के लिए। ओके, तो पहले का आंसर है कल्चर। ओके, आप इसे नोट डाउन करिए और फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड सेंटेंस हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड। दैट मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन को क्या कहा जाता है। तो आप मुझे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड, मतलब कि स्टडी ऑफ कॉइन हमारा कौन सा सोर्स होता है। ओके, तो स्टडी ऑफ कॉइन हमारा सोर्स होता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ओके, तो आपने नोट करा कि स्टडी ऑफ कॉइन जो हमारा वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एक एग्जाम्पल है। ओके, आप इसे नोट डाउन करिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश अरोज इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। दैट मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ थी या कौन से ऐसे लोग थे जो मिडिवल पीरियड में नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा हुए। अब उनको क्या बोलेंगे, आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए और फिर मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा। तो इसका आंसर है वॉरियर्स। सैनिक जो थे सबसे ज़्यादा हमारे मिडिवल पीरियड में थे, क्योंकि अकबर, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ तक बलबन, कृष्णदेव राव ऐसे राजा थे जिनके पास अपनी एक सेना थी। आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, उसकी भी अपनी एक सेना थी। तो उस टाइम पे वॉरियर बहुत ज़्यादा इंडिया में आए थे। लेकिन अगर हम पहले मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में तो जो देखा जाए इसके बाद आए, लेकिन हम एशियन की बात करें तो एशियन में तो उससे पहले थे ही नहीं, क्योंकि कोई भी स्टैंडिंग आर्मी अपनी नहीं रखता था। लेकिन जब युद्ध होता था तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता था। लेकिन मिडिवल पीरियड एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे जो राजा महाराजा थे उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी, एक वॉरियर की एक सेना अपने पास रखनी उचित समझी या फिर अपनी ज़रूरी समझी, जिसकी वजह से युद्ध के दौरान उन्हें लोगों को बुलाना ना पड़े, एकदम उनके एक युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार रहें। ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन करिए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन रीड करेंगे। द इनहेबिटेंट ऑफ आर्यवर्त आर कॉल्ड द आर्यंस एज रिफर्ड इन द। किस बुक में या किस जगह ये दिया हुआ है कि आर्यवर्त में जो रहते थे उन्हें आर्यन कहा जाता था। ये हम लेक्चर 1 में पढ़ के आए हैं। आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ओके, आप स्पेलिंग देखिएगा, RIGVEDA, ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद में जिक्र किया गया था कि आर्यवर्त में जो लोग रहते हैं उन्हें आर्यंस कहा जाता है। ओके, आप इसे नोट डाउन करिए और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम 2-3 बार रिवाइज भी कर चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबको ये आंसर पता होगा, क्योंकि सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट होता ही हम चीज़ पढ़ी थी हमने,
वो चीज़ यही थी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इन इंडिया द मिडिवल पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम डैश टू डैश। दैट मीन्स क्वेश्चन हमें हमसे पूछा जा रहा है कि मिडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक था। तो आपको अगर ध्यान हो तो मिडिवल पीरियड हमारा 700 टू 1700 CE तक था। ये हम चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि यह आंसर किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हमें ये सब नोट कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्रू फॉल्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट हम रीड करेंगे, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज भारत। ओके, तो हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए और फिर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। अब जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर ट्रू कहा है वो बिल्कुल सही है कि इंडिया को भारत कहा जाता था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस चीज़ में मुझे नहीं लगता किसी को कन्फ्यूज़न होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको 3-4 बार पहले भी बता चुका हूँ। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। दैट इज सेकेंड क्वेश्चन। हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। द ऑफिशियल संस्कृत नेम फॉर इंडिया इज भारत। तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्या ऑफिशियल नेम जो था इंडिया का संस्कृत में वो भारत था। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए और फिर हम आगे चलेंगे। तो जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर ट्रू दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑफिशियल संस्कृत नेम जो था इंडिया का वो भारत ही था। ओके, और आज भी अगर संस्कृत ऑफिशियल नेम देखा जाए इंडिया का तो वो भारत ही है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप ये मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए। फ्यूडलिज्म वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रेंड ऑफ दैट पीरियड। तो इसमें वो कह रहा है कि फ्यूडलिज्म मतलब होता है कि सबको बराबरी का हक वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रेंड ऑफ दैट पीरियड। ओके, तो हमें बताना है कि ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। जिस बच्चे ने इसका आंसर ट्रू दिया है वो बिल्कुल सही है। ओके, अब चलते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट पर। दैट इज कॉइन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। अब हमने ये देखा लास्ट क्वेश्चन में ही फिलिप्स में कि कॉइन्स हमारा किसका एग्जाम्पल होते हैं। तो कॉइन्स हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का एग्जाम्पल होते हैं, तो ये यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज का आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। दैट इज द रामायण इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस राइटिंग्स ऑफ मिडिवल पीरियड। दैट इज ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या रामायण एक एग्जाम्पल है रिलीजियस राइटिंग का मिडिवल पीरियड का। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अब जिस बच्चे ने ये बोला है ट्रू वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रामायण एंड महाभारत आर द लिटरेरी सोर्सेज या रिलीजियस राइटिंग ऑफ मिडिवल पीरियड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है। ओके, तो आप ये सब नोट करिए और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्वेश्चन आंसर्स। ओके, दैट इज अ फोर्थ एक्सरसाइज। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है। तो आप मुझे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एपिग्राफी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शन होते हैं एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का एग्जाम्पल। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, जैसे कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इंस्क्रिप्शन होते हैं कोई भी दीवार, पेड़ या फिर मॉन्यूमेंट या पिलर पर आकृति या डिज़ाइन बने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जब हम किसी भी टाइम पीरियड का पता लगाते हैं वो हमारे इंस्क्रिप्शन या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं।
तो जब हम इन सबको पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज एपिग्राफी। ओके, तो आप अपने नोट्स में देखते रहिएगा स्पेलिंग्स कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज एपिग्राफी। ओके, तो आप इसे नोट डाउन करिए, इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए और फिर हम चलते हैं आगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हम रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान अकॉर्डिंग टू बाबर। ओके, तो हमें जानने की जरूरत है कि बाबर के लिए हिंदुस्तान क्या था। तो ये हम अपने लेक्चर 1 में पढ़ के आए हैं कि बाबर के लिए हिंदुस्तान क्या था। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं इन द अर्ली 16th सेंचुरी, दैट मीन्स जब बाबर आया था तो बाबर हमारा 1506 या 1520 तक 1520 में आया था। 1516 में तो बाबर का जन्म 1516 से 1520 के बीच में बाबर इंडिया में आया था, जिसे कि हम अर्ली 16th सेंचुरी बोलते हैं। ओके, तो बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। दैट मीन्स हिंदुस्तान बाबर के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी, जो हमारे इंडिया की ज्योग्राफी मतलब इंडिया का नक्शा या इंडिया के लैंड फॉर्म, इन सबको ज्योग्राफी बोला जाता है। इसके अलावा फोना एंड कल्चर, फोना एंड कल्चर हमारा हमेशा से ही बहुत डाइवर्स रहा है, क्योंकि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया का कल्चर आपस में बहुत ज़्यादा अलग है। ओके, तो इन सब की कॉम्बिनेशन को बाबर ने हिंदुस्तान बोला था। ओके, इट कैन बी यूज ऑफ द रेन of India between the river Indus and Brahmaputra and the Himalayas and Vindhyas mountain range। ओके, तो जितना भी हमारा लैंड फॉर्म था इंडस एंड ब्रह्मपुत्र के बीच में, साथ में जो हमारा लैंड फॉर्म था हिमालयाज एंड विंध्या माउंटेन रेंजेस। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि इंडस और ब्रह्मपुत्र इंडिया की मेन 3 रिवर्स में से 2 रिवर्स हैं। जो एक और मेन रिवर है इंडिया की वो है गंगा। तो बाबर के अकॉर्डिंग इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच का इलाका और हिमालयन रेंज से लेकर विंध्यन रेंज हमारी साउथ इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया के आसपास होती है। तो हिमालय हमारा हेड पे है, जैसे कि आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, लेकिन वो एक हिमालयन रेंज का वो सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। तो हिमालयन रेंज पूरे इंडिया के, अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो ऊपर से इंडिया से यहाँ पर हमारा पूरा हिमालयन रेंज है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे विंध्या रेंज है। तो इसके बीच का इलाका, साथ में इंडस को अगर हम देखें तो इंडस हमारी यूँ जाती है, और अगर हम ब्रह्मपुत्र को देखें तो ब्रह्मपुत्र हमारी यूँ जाती है। तो इसके बीच का इलाका, ये वाला इलाका, ये सब इलाका जो था ये बाबर के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान था। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर आंसर आपको आंसर की में मिल जाएंगे, लेकिन जो इसको आंसर्स में समझने की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ के साथ समझाता चल रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है राइट अबाउट द इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ मिडिवल इंडिया। मतलब कि हमें मिडिवल इंडिया के इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में बात करनी है। ओके, सो हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ मिडिवल पीरियड्स इंक्लूड्स द फ्लोरिशिंग ऑफ ट्रेड्स एंड कॉमर्स एंड सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। दैट मीन्स जितना भी हमारा ट्रेड को ले जाना या लाना था उस टाइम में, या फिर ट्रेड के अलावा हमारी चीज़ें जो थी कॉमर्स,
कॉमर्स मतलब पैसे, इन सब चीज़ों में। और जो लास्ट चीज़ है वो सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू, इन सब चीज़ों की जब देखभाल होती थी, या इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड या इन सब चीज़ों का ध्यान रखना हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड्स में आता है कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ट्रेड, कॉमर्स एंड लैंड रेवेन्यू। क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली इंडिया के जो लोग थे वो खेती करते थे, तो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे। तो जितने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड थे उतने ज़्यादा लोग लैंड रेवेन्यू देते थे। ओके, इससे आगे हम देखेंगे देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन दिस पीरियड। सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट वर मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट इन दिस पीरियड। जैसे कि हिंदुइज्म में भी इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए। अब हिंदुइज्म में जो जो चेंजेस हुए वो थे भक्ति मूवमेंट। जैसे हिंदुइज्म में भी दो तरह से लोग बट गए थे, एक थे जो शिव जी को मानते थे, एक थे जो विष्णु जी को मानते थे। तो इस तरह से डिवीज़न आता गया हिंदुइज्म में भी। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट इसके दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ओके, हिंदुइज्म में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो आइडल वर्शिप करते थे और जो आइडल वर्शिप नहीं करते थे। अब आइडल वर्शिप का मतलब होता है मूर्ति पूजा। अब कुछ लोग मूर्ति पूजा करते थे और कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जैसे कि आज के टाइम में भी ऐसा माना जाता है, या हम आसपास में ऐसी चीज़ें देखते हैं कि कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ओके, इसके आगे लिखा है इवन आर्किटेक्ट वॉज ऑल्सो डेवलप ऑन अ ग्रेट प्लेस in India during this time which adds to the magnificence of India। इसी टाइम पे आर्किटेक्चर जो था उसमें भी बहुत चेंज हुए, क्योंकि ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें बाद में बनी, लेकिन जो एशियन इंडिया की चीज़ें थी वो धीरे धीरे टाइम के साथ टूटने स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो मिडिवल इंडिया में चीज़ें बनी वो चीज़ें आज के टाइम में भी हम देखें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले जब मंदिर बनते थे तो मंदिर की शेप कुछ इस तरह होती थी, लेकिन जब बाद में मुगल्स इंडिया में आए तो उन्होंने मस्जिद स्टार्ट करी, तो मस्जिदों के ऊपर हमेशा एक डोम बनता है, लेकिन ये डिज़ाइन पहले इंडिया में नहीं होता था। ओके, तो बच्चों अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे हैं, अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। ओके, तो 4th क्वेश्चन है दैट इज 3 पार्ट, राइट द नेम ऑफ एनी 2 बायोग्राफीज ऑफ मिडिवल इंडिया। तो मिडिवल इंडिया की बायोग्राफीज का मतलब क्या होता है? बायोग्राफीज होती हैं जो भी किसी की पूरी लाइफ हिस्ट्री कहीं पर लिखी गई हो। जैसे कि आप में या किसने MS धोनी मूवी देखी होगी, तो MS धोनी मूवी जो थी वो महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी थी। इसी तरह पहले के टाइम पे मूवीज़ तो बनती नहीं थी, तो पहले के टाइम में बुक्स लिखी जाती थी लोगों के ऊपर। तो जो बुक्स किसी इंसान की लाइफ के बारे में लिखी जाएगी वो उस इंसान की बायोग्राफी होगी। ओके, तो हम देखेंगे, हमें इसमें 2 एग्जाम्पल देने हैं बायोग्राफीज़ के। ओके, तो बायोग्राफीज का पहला एग्जाम्पल है फतुवत ए फिरोज शाही। अब फतुवत ए फिरोज शाही जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लिखी गई है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ओके, ऐसे ही एक और बुक आती है, वो है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ हुमायूं। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ हुमायूं। अब हुमायूं किसका बेटा था? हुमायूं बेटा था बाबर का। ओके, तो हुमायूं पे उसकी बेटी ने लिखी थी एक बायोग्राफी जो हुमायूं की ज़िंदगी को बताती थी, और उसकी बेटी का नाम था गुलबदन बेगम। ओके, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ई एक्सरसाइज, जो है पहला क्वेश्चन अगर हम रीड करेंगे, डिफाइन हिस्ट्री एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। दैट इज, अब इस क्वेश्चन का मतलब है
हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री हमारी होती है स्टडी ऑफ पास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो हमारी हिस्ट्री ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आती है। ओके, इससे आगे देखेंगे, इट इज़ कॉमनली डिवाइडेड इन द एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पार्ट। ये हमें पता है कि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जो है एशियंट, मिडिवल जो कि हम इस बुक में पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न जो कि आप नेक्स्ट क्लास में यानी कि 8th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, एशियंट आप जरूर 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ओके, तो आगे हम देखेंगे, हिस्ट्री इज बीइंग रिगार्डेड एज हिज स्टोरी, हिज रिप्रेजेंटेशन द मैनकाइंड। हिस्ट्री जो है हिज की स्टोरी बताती है। अब हिज यहाँ पर है मैनकाइंड की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब कि आप मैं हमारे पूर्वज इंसानों की बात कर रहे हैं। हम इंसानों की हिस्ट्री हमारी हिज की हिस्ट्री, हिज मतलब इंसान, इंसान की स्टोरी हमारी हिस्ट्री कहलाती है। ओके, आगे हम देखेंगे, हिस्ट्री जो है एक वर्ड से लिया गया है, वर्ड जिसका नाम है हिस्टोरिया। अब हिस्टोरिया का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो जब भी ग्रीक वर्ड की हम बात करेंगे तो हमारी मोस्टली जो वर्ड हैं आज के टाइम में वो सब ग्रीक से या लैटिन से लिए हुए हैं। ओके, तो इस वजह से हिस्ट्री का मतलब होता है कि हिस्टोरी, हिस्टोरिया का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। वी आर लिविंग इन अ प्रेजेंट वर्ल्ड एंड वी प्लान एंड वी वरी अबाउट द फ्यूचर। हम आज के टाइम में जीते हैं और आने वाले कल की फिक्र करते हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें आने वाले टाइम के लिए डिसीजन लेने में हेल्प होगी। ओके, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे पहले के इंसानों ने क्या क्या गलतियां करी थीं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, What are the 2 sources of studying history? तो जैसे कि हम जानते हैं हिस्ट्री पढ़ने के 2 मेन सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला है लिटरेरी सोर्स एंड सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ओके, तो एक बार हम इनकी डेफिनेशन रीड करेंगे और फिर आप अपनी आंसर की में से इनकी डेफिनेशन नोट करिएगा। ओके, so the study of history with the help of archaeology, the study of human activity in the past, and which include artifact, architecture and biofact. That means archaeological sources हुए वो sources जिसमें हम मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं या फिर किसी भी जगह की ऐसी बात करते हैं, इंस्क्रिप्शन की, कॉइन्स की, जिनसे हमें पता चले, जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं, उनसे हमें पता चले कि हमारा पहला हिस्ट्री या हमारी एशियंट हिस्ट्री या हमारी मिडिवल हिस्ट्री कैसे थी। उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है, जितने भी हमारे राइटिंग सोर्सेज होते हैं वो सब हमारे लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। ओके, तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इनकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अबाउट द कोर्ट क्रॉनिकल्स ऑफ मिडिवल इंडिया। कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होते हैं हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। कोर्ट क्रॉनिकल्स होते हैं कि जैसे कि जो भी अपने राजा के बारे में कुछ लिखते हैं उन्हें कोर्ट क्रॉनिकल्स बोला जाता है, जो भी स्कॉलर्स होते हैं। ओके, जैसे कि किसी ने डायनेस्टी के बारे में कुछ लिखा, डायनेस्टी होती है मतलब कि जैसे आपके दादा से लेकर आपके यहाँ तक अभी तक की जो डायनेस्टी चल रही है वो आपकी डायनेस्टी है। जैसे कि डायनेस्टी का एग्जांपल दें तो तुगलक डायनेस्टी, सुल्तान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, ये सब उस टाइम की कुछ फेमस डायनेस्टीज थी। ओके, तो इन कुछ फेमस आर्कियोलॉजी कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में हमारी बुक में दिया गया है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है और नोट डाउन करना है। इन्हीं में कुछ थे अल-बरूनी, इसकी स्पेलिंग आप चेक करिएगा, आपके नोट्स में शायद इसकी स्पेलिंग गलत दे रही है। इसकी सही स्पेलिंग होती है अल-बरूनी। ओके, इसके बाद दे रखा है
मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज। इसके बाद दिया हुआ है अमीर खुसरो, और इनकी बुक के बारे में भी हमारे नोट्स में दिया हुआ है, तो उन्हें आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है राइट अबाउट द पॉलिटिकल ट्रेंड्स ऑफ मिडिवल इंडिया। दैट मीन्स पॉलिटिकल ट्रेंड्स हमारे टाइम पे कौन थे। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल इवेंट जो हमारे टाइम पे हुआ था वो था इंडिया में मुगलों को आना, जो कि सबसे पहले जो आए थे वो थे टर्क्स। तो पॉलिटिकल इवेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी हिस्ट्री के हिसाब से, जिसने हमारी पूरी मिडिवल हिस्ट्री क्रिएट करी, या फिर कहा जा सकता है कि जिसने हमारी पूरी मिडिवल हिस्ट्री पूरी तरह से चेंज कर दी, तो वो है पॉलिटिकल इवेंट जब आए टर्क्स। दिल्ली की स्थापना, मतलब दिल्ली सिटी या फिर दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद सुल्तान डायनेस्टी, जो अलग अलग तरह के सुल्तान थे। उसके बाद मुगल डायनेस्टी, जो अलग अलग तरह के मुगल आए। उन सबको मिला के जो मनाया जाता है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स थे। आप इन्हें एक बार बुक में रीड करिएगा, और जो भी आपको इसमें दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आप भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।